जॉर्डन पेले की गेट आउट मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से है इन द हॉरर जॉनरा और उनकी अस मूवी भी बढ़िया थी, इसलिए आई वॉज रियली एक्साइटेड जब नोप मूवी इंडिया में रिलीज हुई और मैंने इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखा। तो आज की वीडियो में हम नोप मूवी की कहानी जानते हुए इसके पीछे के सिंबोलिज्म और मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से 43% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उनमें से 57% लोग ऐसे हैं जो कि बेल आइकॉन नहीं दबाए हैं। यही वजह है कि आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती, आप कमेंट्स में और मेल में ये बात बोलते रहते हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और सब्सक्राइब कर रखा है तो बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी जरूर दबा दीजिए। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की कहानी 1998 में शुरू होती है जहां हम एक सिटकॉम शो का सेट देख पाते हैं और इस शो का नाम था गॉडीज होम। ये शो बेसिकली एक गॉडी नामक चिंपैंजी के इर्द गिर्द घूमता था और वहां दिखाया जाता था कि कैसे वो एक ह्यूमन फैमिली में रहता है एंड द होल फनी सिचुएशन। तो एक दिन इसी शो का स्पेशल एपिसोड शूट हो रहा था क्योंकि शो में दिखाया जाने वाला था कि आज गॉडी का बर्थडे है और फैमिली मेंबर्स उसके लिए प्रेजेंट्स ला रहे हैं। इन प्रेजेंट्स में बलून्स भी थे और जैसे ही एक बलून पॉप करता है गॉडी एकदम से अनस्टेबल हो जाता है और वो बाकी एक्टर्स पे अटैक कर देता है। इस अटैक में ये चिंपैंजी गॉडी कई लोगों को मार डालता है। साथ ही शो में जो बच्चे भाई बहन प्ले कर रहे थे उनमें से बहन वाली किरदार के चेहरे को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। अब जो बच्चा भाई प्ले कर रहा था उसका नाम रिकी ज्यूब पार्क था और वो एक टेबल के नीचे छुपकर बचता है। थोड़ी देर बाद गॉडी का दिमाग वापस संतुलित होता है और उसकी नजर छुपे हुए ज्यूब पे पड़ती है। अब क्योंकि उसका दिमाग वापस कंट्रोल में आ गया था तो वो ज्यूब को एकदम नॉर्मल वे में फिस्ट बम्प देने आता है, लेकिन तब तक अथॉरिटीज आकर गॉडी को मार गिराते हैं। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है जहां हमारी मुलाकात ओटिस हेवुड सीनियर से होती है जो कि एक रॉन्च चलाते थे और यहाँ वो बहुत बढ़िया ब्रीड के घोड़ों को रखते थे। ओटिस सीनियर का बेटा था ओटिस जूनियर, जिसे हम ओजे कहेंगे, वो एक्चुअली में उनकी इसमें मदद करता था और ये फैमिली फिल्म्स वगैरह में अपने सुंदर दिखने वाले हॉर्सेस को प्रोवाइड करते थे फॉर मूवी शॉट्स और टेलीविजन शॉट्स एक्सेट्रा। तो एक दिन फार्म में अचानक आसमान से नेल्स, कॉइन्स और ऐसी ही छोटी छोटी मेटालिक चीजें गिरने लगती हैं जिसमें से एक कॉइन ओटिस सीनियर के आंखों के आर पार हो जाती है। इस हादसे में ओटिस सीनियर की मौत हो जाती है और अथॉरिटीज का कहना था कि मे बी उनके ऊपर से कोई प्लेन गुजरा होगा जिसका सामान नीचे गिरा। तो ओटिस सीनियर के मरने के बाद ओजे और उसकी बहन एमरल्ड का होता है और यहाँ हम एमरल्ड को एम कहेंगे। एनीवेज, ओजे और एम मिलकर बिजनेस को कंटिन्यू रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक शूट के दौरान ओजे का हॉर्स थोड़ा वायलेंट बिहेव करता है जिस वजह से उसे फायर कर दिया जाता है। फायर होने के बाद ऑब्वियसली ओजे को पैसे की दिक्कत आने लगी थी और ऐसे में ओजे जंप टास्क का इस्तेमाल करके कुछ एक्स्ट्रा पैसे बना सकता था। जी हाँ दोस्तों, हमारे आज के वीडियो स्पॉन्सर हैं जंप टास्क, जो कि आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं जिसकी मदद से आप इंस्टेंटली $7 कमा सकते हैं। बस आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके जंप टास्क पे साइन अप करना है और आपको वहां किसी न किसी पार्टनर से $7 मिल जाएंगे। बस ध्यान रहे कि ये ऑफर पहले 1000 यूजर के लिए ही एप्लीकेबल है, तो ऐसे में जल्दी से जाओ और जंप टास्क पे साइन अप कर लो। नाउ एट दिस पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जंप टास्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया भर से लोग अलग अलग तरह के टास्क डालते हैं और इन टास्क को आप कंप्लीट करके पैसे कमा सकते हैं। अब ये टास्क आप खुद चुन सकते हैं, जो कि किसी तरह का ऐप टेस्टिंग हो सकता है, एड वॉचिंग हो सकता है, ट्रांसलेशन, एंड वी कैन से कि यू आर योर ओन बॉस हियर। इनकी पेमेंट जंप टोकन से होती है जो कि इनका अपना क्रिप्टो करेंसी है और इसे आप मेटामास्क के वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। अब मेटामास्क पे वॉलेट बनाना बहुत आसान है, तो ओवरऑल देखा जाए तो आप अपने मनपसंद का काम कर रहे हैं, साथ ही आप उसके लिए पैसे भी कमा रहे हैं। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पे क्लिक करो, जंप टास्क पे साइन अप करो एंड बी द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री लीडिंग ग्लोबल वर्कफोर्स। हाँ, साइन अप करने पे $60 तो मिल ही रहे हैं, तो डाउनलोड जंप टास्क नाउ। कमिंग बैक टू स्टोरी, हम एक चीज नोटिस कर पाते हैं कि ओजे को रॉन्च वगैरह का ख्याल रखने में काफी इंटरेस्ट था और उसे बिजनेस पार्ट उतना पसंद नहीं था। वहीं एम को बस फेम और पैसे चाहिए थे और उसे रॉन्च की उतनी पड़ी नहीं थी। यहाँ हमें यह भी बताया जाता है कि ओजे के एंसेस्टर ही प्लेट 626 में अननेम्ड जॉकी थे। अब जिन्हें प्लेट 626 के बारे में नहीं पता तो उन्हें मैं बता दूं कि ये इतिहास की पहली मोशन फिल्म थी। जी हाँ, जिन्हें कुछ पिक्चर्स की मदद से बनाया गया था ड्यूरिंग 1870।
1990s। हिंदी में बोला जाए तो ये पहली चलचित्र थी और इसमें हम एक घोड़े को देखते हैं जिसके ऊपर इंसान बैठा है। अब ये जो इंसान था यानी कि जॉकी, वो ओटिस के ही एंसेस्टर थे। एनीवेज, जैसा मैंने आपको बताया था, फिल्म वाली बिजनेस से फायर होने के बाद रॉन्च का खर्चा पानी चलाना काफी कठिन हो चुका था, जिस वजह से ओजे अपने कुछ हॉर्सेस को बेचने लग जाता है टू अ नियर बाई थीम पार्क। अब दोस्तों, इस थीम पार्क का नाम था जुपिटर्स क्लेम और इसे जूप चला रहा था। जी हाँ, वही जूप जो कि 1998 के सिटकॉम में था और वो गॉर्डी के अटैक से समहाउ बच गया था। लेकिन उसके दिमाग के अंदर जरूर ट्रॉमा होगा क्योंकि उसने गॉर्डी के पूरा अटैक को देखा था। अब इस ट्रॉमा का उस पर क्या असर पड़ा? वेल, जूप उस पूरे इंसिडेंट के अराउंड अपना थीम पार्क बना लिया था जिससे वो पैसे कमाता था। इनफैक्ट वो लोगों को अपनी कहानी बहुत ही ड्रामेटिक वे में बताता था और ऑब्वियसली लोग ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं। जूप ओजे को ऑफर करता है कि ओजे उसे अपना रॉन्च बेच दे, लेकिन ऑब्वियसली ओजे इसके लिए मना करता है। लेकिन एम का मन था कि ओजे को ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। एनीवेज, उस रात ओजे के घर में कुछ अजीब होता है। सबसे पहले तो ओजे का एक घोड़ा काफी भड़क कर भाग जाता है, जिसके बाद घर की लाइट फ्लक्चुएट होती है। नाउ समहाउ ओजे का वो घोड़ा एकदम से गायब हो गया था और वो वापस नहीं आता। ओजे रॉन्च के आसपास इधर उधर छानबीन कर रहा होता है जब उसे आसमान में एक यूएफओ जैसा कुछ दिखता है। जी हाँ, यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसे हम एलियन स्पेसशिप कहते हैं। ये यूएफओ ही शायद हॉर्स को खींच लिया था और वो रिमेन्स को नीचे डंप करता है। यानी कि जिस दिन ओजे के पिता के ऊपर कॉइन गिरा था वो शायद इसी स्पेसशिप से डंप किया गया था। अब जब ओजे ये सब बात एम को बताता है तो एम काफी एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि अगर वो लोग इस यूएफओ की फोटो ले लेते हैं तो वो फेमस और अमीर बन सकते हैं। ऐसे में दोनों पास के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाकर कुछ कैमरास वगैरह परचेज करते हैं और वहां का एक एम्प्लॉय एंजल उनको कैमरा सेटअप करने में मदद करता है। एंजल खुद ये यूएफओ जैसी कॉन्स्पिरेसी थियरीज में बहुत भरोसा रखता था और वो भी इस पूरे घटना में दिलचस्पी लेने लग जाता है। तो उस रात फिर से ओजे को आसमान में मूवमेंट दिखती है, लेकिन जैसे ही यह यूएफओ किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के नजदीक आता था तो वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बंद पड़ जाती थी। और ऐसा ही इनके एक कैमरा के साथ होता है। साथ ही इनका जो बैकअप कैमरा था उस पे एक इंसेक्ट, वो होता है ना प्रेइंग मैंटिस, वो बैठ जाता है जिससे फुटेज क्लियर नहीं आ पाती। यहाँ एंजल भी इस कैमरा के फीड को अपने स्टोर से एक्सेस कर रहा था और वो ये सब देखकर एकदम एक्साइटेड हो जाता है। एंजल फौरन इनके घर आता है और फुटेज को ध्यान से देखने पे ये नोटिस करते हैं कि यूएफओ एक्चुअली में एक क्लाउड यानी कि बादल के अंदर छुपा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये क्लाउड तकरीबन 6 महीने से मूव ही नहीं हुआ था, यानी कि यूएफओ 6 महीने से यही है और अपना शिकार कर रहा है। साथ ही जैसा मैंने बताया, जब भी वो पास आता है तो वहां आसपास के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स काम नहीं करती। तो अगले दिन ओजे का दिमाग चलता है और वो समझ पाता है कि आखिर ज्यूप क्यों उसके हॉर्सेस को खरीद रहा था। दरअसल ज्यूप को इस यूएफओ के बारे में पहले से ही पता चल गया था और वो अपने ऑडियंस के सामने इस यूएफओ को हॉर्स एज फूड देता था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोसेस में यूएफओ ऑडियंस के करीब आता था और वो ऑडियंस ये सब देखकर बहुत ही एक्साइटेड होती थी। अब ऑडियंस एक्साइट हुई यानी कि आप ज्यादा पैसे कमाएंगे, यही लॉ है। तो इसी तरह से ज्यूप काफी पैसा कमा रहा था। आज भी ज्यूप का एक शो था और ओजे फौरन शो पे पहुंचता है। अब यूजुअली यूएफओ 1 घंटे में नीचे आता था टू टेक द हॉर्स, लेकिन आज वो तुरंत ही नीचे आता है और सिर्फ हॉर्स को खाने के बजाय वो पूरे ऑडियंस को ही खा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ओजे समहाउ इस अटैक से बचता है, लेकिन ज्यूप और वहां आए सभी लोग अब उस यूएफओ का भोजन बन चुके थे। अब क्योंकि ओजे इस यूएफओ को काफी करीब से भरे दोपहर में देख पाया था तो वो समझ जाता है कि ये कोई एलियन स्पेसशिप नहीं है, बल्कि ये किसी तरह का जानवर है जो कि ह्यूमन या हॉर्सेस, बेसिकली मीट वाले चीजों को खा रहा है। इसका शेप एक फ्लाइंग सॉसर जैसा है और ये काफी तेजी से उड़कर अटैक करता है। अगर आप इसके तरफ देखते हैं तो ये आप पे जरूर अटैक करेगा और ऐसा यूजुअली हम जानते हैं कि हर जानवर के साथ होता है। अब उस रात ये क्रीचर ओजे के घर के ऊपर आके काफी सारा खून डंप करता है एंड दिस सजेस्टेड कि ये क्रीचर सिर्फ मीट वगैरह ही डाइजेस्ट कर पाता है और अगर ये कुछ मेटालिक या प्लास्टिक जैसा खा ले तो इसका हाजमा खराब हो जाता है। रिसेंटली जब इस क्रीचर ने काफी लोगों को खाया था तो इसके अंदर एक मेटल हॉर्स की मूर्ति भी चली गई थी, जिससे इस क्रीचर को काफी डैमेज हुआ था और इसीलिए ये इतना खून उस घर पे गिरा रहा था। ऐसे में मुझे प्लान्स कि वो इस क्रीचर का किसी तरह फोटो लेगा, क्योंकि वो एनिमल्स को ट्रेन करता है और उनके बिहेवियर को समझता है, तो ऐसे में वो इस क्रीचर को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। इस क्रीचर का नाम ये लोग जीन जैकेट रखते हैं और उसका मानना था कि जीन जैकेट की तस्वीर नॉर्मल कैमरे से नहीं ली जा सकती, क्योंकि उसके आसपास तो कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम ही नहीं करते। इसीलिए ये लोग एक हॉल्स नामक बंदे की मदद लेते हैं जो कि काफी प्रचलित वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर था और वो अपने साथ एक हाथ से घुमाने वाला मैनुअल कैमरा लेकर आता है।
इसके बाद ओजे, एम, एंजल और होस्ट मिलकर सारा सेटअप करते हैं, जहां ये लोग फील्ड में हर जगह इलेक्ट्रिक ट्यूबमैन डालते हैं जिससे उन्हें जीन जैकेट की आसमान में लोकेशन पता चल सके। साथ ही जीन जैकेट इस पर ट्रैक भी होगा। फिर ओजे उसे अपनी तरफ ल्योर करेगा और इसी दौरान एंजल और होस्ट वीडियो बना लेंगे। एम ये सब घर से मॉनिटर करेगी एंड द प्लान वाज ऑल सेट। ओजे अपने हॉर्स पे बाहर जाता है, लेकिन उसी वक्त वहां टीएमजी का एक रिपोर्टर अपने इलेक्ट्रिक बाइक पे आ जाता है टू कवर ऑल दिस। दरअसल जुपिटर क्लेम से इतने सारे लोगों के गायब हो जाने की खबर चारों तरफ फैल गई थी और धीरे धीरे मीडिया हाउसेस वाले इधर आने लग गए थे। नाउ एम इस रिपोर्टर को फील्ड में जाने से मना करती है, लेकिन ये रिपोर्टर बिना सोचे समझे फील्ड में जाता है और एक जगह अचानक उसकी इलेक्ट्रिक बाइक काम करना बंद कर देती है और वो धड़ाम से गिरता है। दिस क्लियरली इंडिकेटेड कि जीन जैकेट ठीक वहीं ऊपर होगा और जब तक ओजे इस रिपोर्टर को बचाने जाता, जीन जैकेट फटाक से नीचे आकर उस रिपोर्टर को खा जाता है। मरने से पहले भी वो रिपोर्टर फुटेज लेने की ही बात कर रहा था। अब इस पॉइंट पे होस्ट जीन जैकेट की फुटेज कैप्चर कर चुका था, लेकिन वो इस भव्य दृश्य से इतना मूव हो गया था कि वो ओपन में आके सब कैप्चर करने लगता है, जिसके परिणाम अनुसार जीन जैकेट उसे भी खा लेता है। साथ ही उसके कैप्चर किए गए रील्स भी बर्बाद हो जाते हैं। एंजल समहाउ जीन जैकेट के अटैक से सर्वाइव करता है और यहाँ जीन जैकेट अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। I mean, उसका शेप अब तक फ्लाइंग सॉसर जैसा था, लेकिन अब वो अपने लेयर्स ओपन करता है एंड इट वाज लुकिंग लाइक एन एयर बलून, और हम बोल सकते हैं किसी जायंट जेलीफिश जैसा वो दिख रहा था। जीन जैकेट अब सबको मारना चाहता था और ऐसे में ओजे उसे अपनी तरफ ल्योर करता है। मौका पाकर एम उस रिपोर्टर की बाइक यूज करती है जो कि जीन जैकेट के दूर जाने के बाद काम करने लग गया था, और वो जुपिटर क्लेम में जाती है। वो वहां एक बड़ा सा मैस्कट बलून को हवा में छोड़ देती है, जिसे ऑब्वियसली जीन जैकेट बड़ा आदमी समझकर खाने आता है। एम जुपिटर क्लेम में लगे एनालॉग कैमरा की मदद से फोटो कैप्चर कर लेती है और जैसे ही जीन जैकेट इस बैलून को खाने की कोशिश करता है, ये बलून फट जाता है, जिससे हम जीन जैकेट को भी फटते हुए देख पाते हैं। दिस मेंट कि शायद जीन जैकेट भी मारा गया और उस क्रीचर के प्रूफ के तौर पर एम के पास बस तस्वीर थी। मूवी के एंडिंग सीन में एम ओजे को अपने घोड़े पे जुपिटर्स क्लेम के बाहर देख पाती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नोप मूवी की कहानी, एंड ऑल्दो ये फिल्म काफी सिंपल सी लग रही है, लेकिन इसके पीछे काफी हिडन मीनिंग्स हैं। सबसे पहले तो हम फिल्म में प्लेट 626 के बारे में जान पाते हैं और कैसे हेवुड फैमिली के एंसेस्टर पहली चलचित्र का हिस्सा थे, लेकिन उनके बारे में कोई भी नहीं जानता। I mean, उस हॉर्स के जॉकी वही थे, बट सिंस वो एक ब्लैक पर्सन थे तो उनके कंट्रीब्यूशन की कोई बात नहीं करता। देखा जाए तो हेवुड की फैमिली तब से फिल्म इंडस्ट्री में है जब 1870s में पहली बार ही एक चलचित्र बनी थी, लेकिन आज तक उसको किसी तरह का रिकॉग्निशन नहीं मिला। इनफैक्ट ये फैमिली आज तक स्ट्रगल ही कर रही थी। नाउ कमिंग टू गॉडी शो इंसिडेंट, वेल यहाँ हमें बताया जा रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे एक जानवर जानवर ही है। I mean, इंसान जानवरों को ट्रेन कर सकते हैं, उनके साथ जीवन बिता सकते हैं, उनके बीच रूल्स हो सकता है, लेकिन ये सोचना कि अब तो मेरा इस जानवर पे पूरा कंट्रोल है, ये मूर्खता है। एट द एंड ऑफ द डे जानवर का दिमाग फ्लिप हो सकता है और वो आपको मार सकता है। ऐसा ही गॉडी नामक चिंपैंजी के साथ हो रहा था, जहां वो एक सीजन से ज्यादा एक्टर्स के साथ काम कर चुका था, लेकिन एक दिन सिंपल साउंड से उसका दिमाग सटक जाता है और वो वहां सेट पे मौजूद लोगों को मार डालता है। बचता है तो सिर्फ ज्यूप, और वो आगे चलकर पैसे बनाने के लिए इस ट्रैजिक इंसिडेंट पे आधारित एक पूरा थीम पार्क ही खोल देता है। जूब अपनी गलतियों से नहीं सीखा और बाद में भी वो जीन जैकेट को कंट्रोल करने की कोशिश में था, जिसके परिणाम अनुसार एक दिन जीन जैकेट उसके पूरे परिवार के साथ साथ थीम पार्क में आए हुए सभी लोगों को खा जाता है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ का थीम है ग्रीड। जी हाँ, पैसे के लालच में ही जूप ये सब कर रहा था, और देखा जाए तो एम भी पैसे बनाने के लिए ही जीन जैकेट की तस्वीर या वीडियो लेना चाहती थी। एक नॉर्मल इंसान का रिएक्शन क्या होगा जब उसे पता चलता है कि उसके एरिया में एक अजीब क्रीचर है? वेल, आपका नहीं पता, लेकिन मैं अगर वहां होता तो मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वहां से भाग निकलता। लेकिन ये लोग फोटो वीडियो लेने के चक्कर में अपनी जान का दाव लगाते हैं और इसमें होस्ट मारा भी जाता है, साथ ही वो रिपोर्टर भी मारा जाता है। फाइनली इतना कष्ट उठाने के बाद वो लोग एक तस्वीर ले पाते हैं और क्रीचर मारा जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ओजे बच गया है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि एम बस इसे इमेजिन कर रही है, क्योंकि रियलिटी में शायद ओजे नहीं बचा हो। मैं पर्सनली मानता हूं कि ओजे सच में बच गया है, लेकिन आप अपनी ओपिनियन मुझे जरूर बताइएगा। अब यहाँ ग्रीड के अलावा कॉन्स्पिरेसी थियरीज और इन चीजों पे भी थोड़ा टारगेट किया गया है कि कैसे लोग इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और इसी बेसिस पे लोग अपना शो वगैरह भी बना लेते हैं। I mean, जूप थीम पार्क तभी खुला ना जब लोग इंटरेस्टेड थे, और साथ ही लास्ट में मीडिया वाले भी यहाँ आ गए थे और हम देख पाते हैं कि कैसे
जैसे उन्हें अपनी जान की भी फिक्र नहीं है, उन्हें बस एंटरटेनमेंट चाहिए। बेसिकली उन्हें एंटरटेनमेंट देना है टू पीपल, क्योंकि हम लोग एंटरटेनमेंट के इतने आदी हो गए हैं कि आजकल न्यूज में भी हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट में तो एंटरटेनमेंट चाहिए ही, साथ ही कोई सीरियस टॉपिक है उसमें भी हम कुछ मजाक ही खोजते हैं। तो इस मजाक में ह्यूमैनिटी कहाँ जा रही है ये हम देख पाते हैं, और यही मूवी शायद हमें बताना चाहती है। तो बस यही थी नोप फिल्म की कहानी, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये फिल्म अच्छी नहीं है। आई मीन गेट आउट और अस के मुकाबले तो ये 25% भी नहीं है, एंड आई एक्सपेक्टेड मोर। अब भले इसकी डीपर मीनिंग अच्छी थी, बट स्टिल फिल्म देखते वक्त आप एकदम बोर हो जाइएगा, और इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप इस फिल्म को स्किप करें। और इस पॉइंट पे आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके जंप टास्क को जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि वहां साइन अप करके पहले 1000 यूजर्स $60 इंस्टेंटली कमा सकते हैं। अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।